हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वेरिएशनल मेथड की एप्लीकेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वेरिएशनल मेथड की जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए थे और अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल मेथड, जिसे हम रेले-रिड्स मेथड भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी वो है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हीलियम एटम इज डिनोटेड बाय 2He4। सो इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और सिमिलरली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज होगा +2E, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्ज होगा न्यूक्लियस पे वो होगा +2E, और जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे -E और -E इंडिविजुअली चार्ज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन होल अगर अब टोटल नेगेटिव चार्ज देखें तो वो भी -2E होगा। देन अब जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे वेरिएशनल मेथड यूज़ करके वो क्या होगा, हम पहले हैमिल्टोनियन लिखेंगे। हीलियम एटम के लिए जो भी हैमिल्टोनियन होगा वो लिखेंगे। ये हमारा स्टेप 1 होगा वेरिएशनल मेथड यूज़ करके। एंड हमें पता है कि हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर सकते हैं p²/2m से, जहाँ पे हमें पता है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है h/i इंटू डेल। और यहाँ पे क्योंकि p² है तो ये जो टर्म है जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी -h² इंटू डेल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, -h²/2m इंटू डेल स्क्वायर। देन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ये हीलियम एटम है यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास जो न्यूक्लियस है वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है 2, दैट इज़ +2E। तो क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी -h²/2m इंटू del1² प्लस del2², जहाँ पे del1 क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड del2 इज़ द लैप्लेशियन ऑपरेटर फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर चूज़ करें तो उसके लिए हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर को यूज़ करके जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, -h²/2m इंटू del1²। और इसे हमें क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो ये ऐड करेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -h²/2m इंटू del2²। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी विच इज़ -h²/2m इंटू del1² प्लस del2²। तो ये टर्म है हमारी काइनेटिक एनर्जी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही क्यों काइनेटिक एनर्जी ली, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि न्यूक्लियस इज़ एट रेस्ट। ठीक है, अगर न्यूक्लियस रेस्ट पे है तो उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हम अज्यूम करेंगे। देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होगी। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कैसे आई कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, Z/E²/R1। ठीक है, हमें पता है कि वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और ये जो 1/4πε0 है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अगर हम ये जो हमारा हैमिल्टोनियन है इसमें हम कांस्टेंट टर्म्स को अगर इग्नोर करें तो जो हमारा मेन चीज़ क्या रह जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R। Q1 क्या होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और Q2 क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्ट किया न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -E, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, +2E। तो Q1 क्या हो जाएगा, +2E,
और जो Q2 होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E। तो अगर हम ये एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इंटरेक्शन देखेंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 2E इंटू माइनस ऑफ E अपॉन R1, जहाँ पे R1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2E² अपॉन R1। और सिमिलरली अगर हम ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन देखें जिनमें डिस्टेंस है R2, ये जो न्यूक्लियस है और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम R2 अज्यूम करें, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -2E² अपॉन R2। तो इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, -2E² इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो टर्म है ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कि जो 1/R1 वाली टर्म है वो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और 1/R2 वाली टर्म है इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंडिविजुअली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। और अगर हम अज्यूम करें कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो है R12, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो क्या होगी, E²/R1 R12। ठीक है, दोनों नेगेटिव थे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो चार्ज है टोटल चार्ज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल हैमिल्टोनियन है it will be given by equation number 1, that is H is equal to -h²/2m इंटू del1² प्लस del2²। ये हो गई हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। देन ये जो होल टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, जहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म है ये है जब न्यूक्लियस जो है वो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो लास्ट टर्म है ये तब आती है जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि del1² del2² क्या है, ठीक है, R1 R2 क्या है, और R12 की वैल्यू क्या होगी, R2 माइनस R1। नाउ ये इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है ये हमने तब अज्यूम करी है जब हम ये कह रहे हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी प्रेजेंट है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो तब जो हमारा हैमिल्टोनियन होगा वो होगा इक्वेशन नंबर 1। अगर अब हम अज्यूम करें कि ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है E²/R12 ये एब्सेंट है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तब जो हमारे हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन होगा वो हम अज्यूम करते हैं वो होगा psi R1 R2 विच विल बी इक्वल टू U100 R1 U100 R2, जहाँ पे ये जो U100 R1 और U100 R2 हैं वो क्या है, हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन के हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस हैं, और ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस होंगे। मतलब जो हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन है वो किसके इक्वल है, वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के वेव फंक्शंस के इक्वल होगा। मतलब जो दो वेव फंक्शंस हैं U100 R1 इंटू U100 R2, और ये नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस होंगे। देन अगर हम ये जो दो वेव फंक्शंस हैं, हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन होगा वो होगा psi R1 R2 इक्वल टू Z³ अपॉन पाई A0³ इंटू e⁻⁻z/i A0 इंटू R1 प्लस R2, जहाँ पे Z की वैल्यू, क्योंकि हमने हीलियम एटम अज्यूम किया है तो Z की वैल्यू क्या होगी 2, और A0 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h² अपॉन me²। ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आई, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि जो U100 R1 और U100 R2 हैं वो नॉर्मलाइज हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस हैं, तो वहीं से हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आएंगी। और Z इक्वल टू 2 क्यों अज्यूम किया, क्योंकि ये हीलियम एटम की प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। नाउ क्योंकि वेरिएशनल मेथड में फर्स्ट स्टेप था कि हमें हैमिल्टोनियन डिफ़ाइन करना है, जो कि हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायल वेव फंक्शन अज्यूम करेंगे।
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जो ट्रायल फंक्शन होगा वो हम अज्यूम करेंगे कि साई R1 R2 है। ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी इसे ही हम ट्रायल फंक्शन कहेंगे। और एक और चीज़ थी, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वहाँ पे हमें एक वेरिएशन पैरामीटर भी अज्यूम करना होता है, जो कि हमने वहाँ पे लैम्डा अज्यूम किया था। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएशन पैरामीटर हम अज्यूम करेंगे वो होगा z, ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट में जब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे हैमिल्टोनियन की, तो हमारे पास एक एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी। नाउ यहाँ पे जो हमने वेरिएशन पैरामीटर z अज्यूम किया है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम उसकी वैल्यू 2 ही लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कि z की वैल्यू 2 है, बट अब हम क्योंकि वेरिएशनल मेथड यूज़ करना है हमें, तो हम यहाँ पे ये नहीं अज्यूम करेंगे कि z की वैल्यू 2 ही होगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब हमने ट्रायल फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया, वेरिएशन पैरामीटर भी हमने ले लिया, दैट इज़ z। नाउ हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है हमारे हैमिल्टोनियन की, ताकि हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ T, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास V है, और एक एडिशनल हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी भी है इलेक्ट्रॉन्स की, विच इज़ E² by R12। तो जब हम इस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन चूज़ किया था। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो होगी z² E² by 2a0, और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी -2z E² by a0, जहाँ पे 1/r1 की वैल्यू क्या है, z/a0। अब क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हीलियम एटम की हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो हमने वैल्यूज़ ली हैं इन्हें हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन कह सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास हीलियम एटम है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक और फैक्टर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जो काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हो जाएगी z² E² by a0, और पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो हो जाएगी -4z E² by a0। देन ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करके, ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज़ करके हम हैमिल्टोनियन डिफाइन कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू z² E² by a0 -4z E² by a0 प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E² by R12। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। और अब हमें फाइंड करनी है ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कोई भी चीज़ की अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज़ हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है f, उसकी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार f साई डी टाउ, जहाँ पे डी टाउ होगा हमारा वॉल्यूम एलिमेंट, साई हमारे वेव फंक्शन है, f जो भी हमारे पास जिस भी क्वांटिटी की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें E² by R12 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिया, देन साई स्टार R12, ये हमारे पास जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे टर्म आ जाएगी, देन साई R1 R2 और d³ R1 इंटू d³ R2। R1 R2 ये दोनों R1 R2 में क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 2 डिस्टेंसेस हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जो कि है R1 और एक है R2। तो क्योंकि हमें पता है कि R12 इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है, इसका मॉड, तो इस वजह से हमें d³ R1 और d³ R2 लेना पड़ा। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो साई है इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब हमने साई की वैल्यू पुट करी, क्योंकि साई R1 R2 की वैल्यू है z³ इंटू पाई a0³ e⁻z/a0 इंटू R1 प्लस R2, और इसमें कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो साई स्टार की वैल्यू सेम साई के ही इक्वल आएगी। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है z³ अपॉन पाई a0³ इसका स्क्वायर हो जाएगा,
क्योंकि साई स्टार और साई दोनों में ये वाली टर्म आएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो हमारे पास ई स्क्वायर था इसे भी हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल से। देन हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, 1/r1r2 ई रेज़्ड पावर माइनस 2z/a0 इंटू r1 प्लस r2 इंटू डी क्यूब r1 इंटू डी क्यूब r2। अब हम पुट करेंगे 2z/a0 इंटू r1 इक्वल टू रो 1, 2z/a0 इंटू r2 इक्वल टू रो 2 और ये r12 होगा। 2z/a0 इंटू r12 इक्वल टू रो 12 हो जाएगा। अब हमें ये सारी सब्स्टिट्यूशंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रल है विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक फार्मूला ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को कंपेयर करें, हमारे पास ई रेज़्ड पावर समथिंग है, ई रेज़्ड टू माइनस इसे हम, ये जो टर्म है हमारी, इसे हम एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल को सेम हमें इस इंटीग्रल के साथ मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ई रेज़्ड पावर एफ ऑफ एक्स है बट हमारे पास एफ डैश एक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ई रेज़्ड पावर एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ई रेज़्ड पावर एफ ऑफ एक्स है, तो इस एफ ऑफ एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2z/a0। ठीक है, तो 2z/a0 बट हमारे पास यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी 2z/a0 टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो dr1 है इसका ऑर्डर है 3, ठीक है, तो इसके लिए हम एक मल्टीप्लाई करेंगे 2z/a0 रेज़ टू पावर 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और सिमिलरली डी क्यूब r2 के लिए भी हमने एक और मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 2z/a0 की पावर आ जाएगी 6। और क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो बाहर हमें एक इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बाहर हमारे पास टर्म आ जाएगी a0/2z रेज़ टू पावर 6। ये हमने क्यों किया, हमने इसे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है ताकि उसका इफ़ेक्ट कोई ऑन होल कोई इफ़ेक्ट ना हो और हमारा ये जो इंटीग्रल है ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो क्या है कि हमने 2z/a0 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई भी किया है और फिर डिवाइड भी किया है। देन 2z/a0 को हमने मल्टीप्लाई किया और 2z/a0 को हमने डिवाइड भी किया। ये सारी चीज़ें हमने क्यों की है, ताकि हमारे पास ये इंटीग्रल जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। देन अब हम क्या करेंगे कि बाहर जो भी हमारी टर्म्स हैं, ये वाली जो टर्म्स हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे, और ये जो सब्स्टिट्यूशंस हमने बताए थे ये हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसकी वैल्यू होती है 20 पाई स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू होगी 20 पाई स्क्वायर। देन इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6, मतलब e²/r12 की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हो जाएगी 5/8 इंटू जेड e²/a0। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसे हम इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू आ जाएगी e²/a0 इंटू z² माइनस 27/8 इंटू जेड। तो यहाँ पे हमने अब तक 3 स्टेप्स करे हैं जो कि वेरिएशन मेथड में बताए थे। पहले हमने हैमिल्टोनियन डिफाइन कर दिया, देन हमने एक ट्रायल फंक्शन ले लिया, देन हमने वेरिएशनल पैरामीटर भी चूज़ कर लिया, और अब जो 4th स्टेप है वो क्या है कि हम इस हैमिल्टोनियन की ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसे मिनिमाइज़ करेंगे। मतलब इसे जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एनर्जी की उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वेरिएशनल पैरामीटर है उसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने कंडीशन देखी थी कि dE/d(λ1) इक्वल टू 0 होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो सिमिलरली यहाँ भी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो h की है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, हमारे वेरिएशनल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएशनल पैरामीटर क्या है, z,
तो हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच अपॉन कर्ल जेड इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसे जेड के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू करेंगे 0 के। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी z इक्वल टू 27/16 विच इज़ इक्वल टू 1.69। तो इस वैल्यू को यूज़ करके अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1.69 या फिर कह सकते हैं 27/16। तो ये जो वेरिएशन पैरामीटर की वैल्यू है इसे हम अपने हैमिल्टोनियन में पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक मिनिमाइज्ड वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h की। तो जब हम ये z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी -2.85 इंटू E²/A0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये लोवेस्ट अपर लिमिट वैल्यू होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की फॉर हीलियम एटम। ठीक है, जो कि हमें इस वेरिएशनल मेथड के साथ फाइंड करना था। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन जो है, जो कि हमने यहाँ पे चूज़ किया था, दैट इज़ ट्रायल फंक्शन हमने चूज़ किया था, उसको यूज़ करके हमारे पास वेरिएशन पैरामीटर की वैल्यू आई थी z विच इज़ 27/16। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो z है वो 2 के इक्वल नहीं है, 2 से कम ही है। जैसे कि हीलियम एटम में हम बताएं कि z इक्वल टू 2 लेते हैं, बट स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था जब हमने वेरिएशन पैरामीटर लिया था कि यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो 2 नहीं लेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ भी होता है कि z की वैल्यू जो है वो 2 नहीं है, वो है 27/16। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हर इलेक्ट्रॉन है, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम एटम में, वो एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट दे रहे हैं न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा 5/16 टाइम्स बाय एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा, जैसे पहले हम 2e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम अज्यूम कर रहे थे न्यूक्लियस का, अब वो जो न्यूक्लियस चार्ज है वो 5/16 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, अब वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्यों आया, हमारे हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन की वजह से है, जो हमने ट्रायल फंक्शन चूज़ किया था उसे यूज़ करके हमने z की वैल्यू फाइंड करी थी। तो इफ़ेक्टिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो 2 से कम होगा, ये हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी जो कि हमें इस वीडियो में करनी थी। वेरिएशन पैरामीटर यूज़ करके हमने हीलियम एटम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पे बेसिकली 4 ही स्टेप्स होंगे। पहला कि हमें जो हैमिल्टोनियन है वो डिफ़ाइन करना है, देन हम ट्रायल फंक्शन लेंगे, देन एक जो भी वेरिएशन पैरामीटर है वो हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमने z अज्यूम किया था। देन हम क्या करेंगे, जो h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसे वेरिएशन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और इक्वल टू 0 पुट किया, और उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। देन हम जो मिनिमाइज्ड वैल्यू है हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वो हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से हमने यही कंक्लूजन किया है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एग्जैक्टली 2 ना होकर वो 5/16 टाइम्स डिक्रीज्ड रहेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।